Hello everyone, welcome to Melvano app. So today we would be discussing about a very important law in electrostatics and that is called as Gauss law. तो क्या है ये Gauss law? चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं कि what does it रिप्रेजेंट और क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से हमें मदद करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. The Gauss law says that it relates with the total flux of an electric field through a closed surface to the net charge enclosed by that surface, and according to it the total flux linked with a closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface. अब what does it say? थोड़ा समझ लेते हैं. इंग्लिश की लाइन हमें समझ में आ गई. ये कहता है कि अगर कोई भी चार्ज किसी पर्टिकुलर क्लोज सरफेस में रखा है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा दैट इज गिवन बाय Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब यहां पे Q क्या है? Q इज द चार्ज which we are talking about और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट हमें पता है क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम. तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. अब यहां पे ये जो सरफेस है ये एक क्लोज सरफेस है. इस क्लोज सरफेस को ही मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या तो फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं. So E dot ds vector is equal to Q upon epsilon naught. अब यहाँ पे कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम अभी ही समझ लेते हैं while we are studying this law. अब जब मैं यहाँ पे Q लिखता हूं तो this Q is not any Q which is present in the surroundings. ये सारे चार्जेस नहीं हैं जो कि आसपास रखे हों, ये सिर्फ वही चार्जेस हैं जो इस पर्टिकुलर सरफेस के अंडर आ रहे हैं. अब क्योंकि इस पर्टिकुलर लॉ को हम गॉस लॉ के नाम से पढ़ रहे हैं तो इस सरफेस को हम एक और नाम से जानते हैं या एक कॉमन नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस. जिसको हम क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस. तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर जो चार्ज रखे हैं वह वाले चार्ज को हम यहां पे Q से रिप्रेजेंट करते हैं. या इसको समझने के लिए कई बार हम इस तरीके से भी बोल देते हैं कि इस Q लिखने की बजाय हम कह देते हैं Q enclosed या Q inside this Gaussian surface. क्या ये समझ में आया? अब यहां पर लिखा है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds वेक्टर. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इस पूरी गॉसियन सरफेस पे हर एक जगह पे होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें ना तो इस चार्ज का इस पर्टिकुलर छोटे से सरफेस ds पे क्या किया हमने? वो जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो लिखा. क्या लिखा था फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds. अब क्या मैं कह सकता हूं बिकॉज द चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सो कैन आई से कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है. यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है. और अगर एंगल 0 डिग्री है तो E डॉट ds की वैल्यू हो जाएगी E इंटू ds इंटू कॉस थीटा, where थीटा represents 0 डिग्री एंड cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. तो क्या बन जाएगा? E डॉट ds. क्या ये समझ में आया? और इसी से हमने फाइनली सॉल्व करके ये निकाला. अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि गॉस लॉ से एसोसिएटेड है उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं ताकि कंप्लीट पिक्चर गॉस लॉ की हमारे सामने आ सके. तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर पहले पॉइंट की. क्या कहता है? फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप. यानी कि गॉसियन सरफेस कैसी भी हो, फ्लक्स जो है उसकी शेप पे डिपेंड ही नहीं करता. मतलब ये हुआ कि जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर मेरे पास एक चार्ज Q है और जो गॉसियन सरफेस थी हमने वो कैसी बनाई थी? वो बनाई थी स्फेरिकल. और अगर यह गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बना रखी है हमने तो हम कहेंगे इससे जो फ्लक्स एसोसिएटेड है दैट इज गिवन बाय Qn, जो कि यहां पे Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट. करेक्ट. लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए. क्या हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर चार्ज है वो एक्चुअल में काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है? और अगर वह काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं तो क्या मैं कहूंगा कि इस Q से जितनी भी फील्ड लाइंस जा रही होंगी वो इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास हो रही होंगी एंड देयरफॉर दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और अगर ऐसा है तो जरूरी है क्या मैं इस चार्ज को सेंटर पे रखूं? या हो सकता है मैं इस सरफेस की जगह पे एक आपको क्यूब दे दूं,
एक आपको क्यूब दे दूं और क्यूब के सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया Q अगेन, तो क्या इस बार भी जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस चार्ज Q से पास हो रही थी, जिससे जैसा कि पहले वाले केस में हो रही थी वैसे ही अभी वाले केस में हो रही होगी, और जितनी भी जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सारी की सारी इस सरफेस से निकल रही होंगी, और अगर इस सरफेस से निकल रही होंगी तो इस सरफेस से भी तो निकलेंगी क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो कांस्टेंट रहेगी। तो क्या इस केस में भी आपके पास जो फ्लक्स निकल के आएगा वो क्या गॉसियन सरफेस के जो नेचर है यानी स्फेरिकल सरफेस या क्यूबिकल सरफेस इससे इंडिपेंडेंट होगा? क्या इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो दोनों ही केस में आपके पास जो फ्लक्स की वैल्यू है वह सेम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो अगर आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ चुका है तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है कि जो भी चार्जेस अंदर हैं उन्हीं पे डिपेंड करेगा। अब एक्चुअल में हम ऑलरेडी ये सब चीजें कर चुके हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक चार्ज यहां पे रखा है Q, दूसरा चार्ज यहां पे रखा है Q, अब बताइए कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर्टिकुलर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से कितना होना चाहिए? तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक चार्ज प्रेजेंट था तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि इस गॉसियन सरफेस से पास हो रही थी दैट वाज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने पॉइंट नंबर 1 में देखा है। और जब हम बात करते हैं एक और चार्ज रख दिया तो भाई क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो वापस से उतनी ही लाइंस पास होंगी उस पर्टिकुलर चार्ज से, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक चार्ज से, एक और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दूसरे चार्ज से, टोटल कितना हो गया 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड देयरफॉर द फ्लक्स थ्रू दिस वुड बी कितना हो जाएगा टोटल Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज नथिंग बट 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको ये समझ में आया? तो हमें ये ध्यान रखना है कि चार्ज कितना अंदर रखा है उस पे डिपेंड करता है। अगर फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक और चार्ज दे देता हूं विच इज कैपिटल Q जो कि गॉसियन सरफेस के बाहर रखा है, तो क्या यह चार्ज हमारे Q इन में इंक्लूड होगा क्या? आंसर है नहीं। क्यों नहीं होगा? गॉस लॉ के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है ना? तो क्या आपको इतना समझ में आया? आपको पॉइंट नंबर 2 भी हम समझ चुके हैं, पॉइंट नंबर 2 भी हम समझ चुके हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। Flux through the Gaussian surface is independent of the position of charges inside the Gaussian surface। अब ये बहुत ही लॉजिकल और कॉमन सेंस बेस्ड है। मुझे एक बात बताइए, अगर यह एक Gaussian surface है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, इस चार्ज से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है वो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताइए, इसको मैं हल्का सा डिस्प्लेस कर देता हूँ इसी Gaussian surface के अंदर, तब क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास होंगी अभी भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी? बिल्कुल सही बात है। और डिस्प्लेस कर दिया फिर भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो चार्ज से पास हो रही है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्ज है? तो अगर जब तक वो चार्ज इस पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर ही रहता है, क्या टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि इस गॉसियन सरफेस से पास होगी दैट वुड बी सेम, और वो कितनी होनी चाहिए? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वही फील्ड लाइंस है जो कि उस चार्ज से निकली है। तो पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें, सो पॉइंट नंबर 3 के अंदर क्या कहा गया कि अगर मेरे पास एक स्फीयर है और मैंने सपोज चार्ज यहां पे कोने में रख दिया, कहीं सेंटर से डिस्प्लेस करके रख दिया, तब भी जो फ्लक्स है वो उतना ही रहेगा Q इन विच इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको इतना समझ आया? नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, वी हैव अंडरस्टूड ऑल द 3 पॉइंट्स रिटन ऑन द स्लाइड। और अगर ये समझ में आ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ही, विच इज पॉइंट नंबर 4। Electric field intensity at the Gaussian surface is due to all the charges present inside as well as outside। अब यहां पे हमें समझना पड़ेगा, हम लोगों ने बात करी है Gaussian surface की, तो Gaussian surface की बात जब हम कर रहे हैं तो हमने लिखा था E dot ds is equal to क्या लिखा था भाई हमने? Q in upon epsilon naught। क्या लिखा था यहाँ पे? Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा था तो यहाँ पे वी हैव लर्नड कि भाई ये Q in क्या रिप्रेजेंट करता है? Q in रिप्रेजेंट करता है कितना चार्ज जो है वो उस गॉसियन सरफेस के अंदर है। क्या इतना समझ आया? अगर इतना समझ में आ गया तो नाउ वी आर कंसर्न्ड विद कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और इसको कैसे हमें समझना है। तो अगर मैं कहता हूं आपको कि यू हैव अ गॉसियन सरफेस, यहां पे एक चार्ज रखा Q, ठीक है, और मैंने एक और चार्ज रख दिया कैपिटल Q यहां पे। अब अकॉर्डिंग टू गॉसियन
गॉस लॉ हमें पता है कि यहाँ पे जो क्यू इन आएगा दैट वुड बी ओनली स्मॉल क्यू, और उस स्मॉल क्यू की वैल्यू कहीं भी कैपिटल क्यू के होने या ना होने से इफेक्ट नहीं होगी। क्या इतना समझ आया? अगर इतना समझ में आ गया तो हम अब बात करने वाले हैं कैपिटल ई की। ये कैपिटल ई क्या है? कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस। हाँ या ना? अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे कैपिटल क्यू ना होता तो क्या सिर्फ और सिर्फ इसके पूरी गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल क्यू के कारण होती? बिल्कुल सही बात है। तो क्या कैपिटल क्यू के कारण, अगर कैपिटल क्यू की एब्सेंस और कैपिटल क्यू की प्रेजेंस के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस बदलेगी कि नहीं बदलेगी? आंसर है हाँ। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो कैपिटल ई है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस has a value which changes if some charge is present outside the Gaussian surface also. तो यह जो कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, this depends on the presence or the absence of charges outside the Gaussian surface. तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो पॉइंट लिखा यही लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, एट द गॉसियन सरफेस is due to all the charges present inside as well as outside. बिल्कुल सही बात है, अंदर होगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क पड़ेगा और बाहर होगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क पड़ेगा। चलिए अगला पॉइंट पाते हैं। इन अ क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव व्हाइल आउटगोइंग फ्लक्स is taken as positive. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Now this is the point 4 which we have discussed. Now let us talk about point number 5. So आप एक बात बताइए कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर बॉडी है, इसमें से फील्ड लाइंस घुस रही हैं, तो घुस रही हैं को हम लोग लेते हैं क्या? नेगेटिव। सो फ्लक्स एंटरिंग, सो फ्लक्स इज नेगेटिव, दैट मींस फील्ड लाइंस एंटरिंग। क्या यूं कहूं, अगर मैं फ्लक्स नेट नेगेटिव है तो यहां पे कहूंगा नेट फील्ड लाइंस एंटर हो रही है, ठीक है। और अगर यहां पे नेट फ्लक्स पॉजिटिव है तो मैं कहूंगा नेट फील्ड लाइंस गोइंग आउट, नेट फील्ड लाइंस गोइंग आउट। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? तो अगर फ्लक्स फील्ड लाइंस अंदर घुसी तो मतलब फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव, अगर बाहर गई तो फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव। ये एक जनरल कन्वेंशन है व्हिच वी फॉलो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये वाला पॉइंट भी एकदम क्लियर है। अगला, in a Gaussian surface phi is equal to 0 does not imply E is equal to 0, but E is equal to 0 implies phi is equal to 0. Now this is a really important point because इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी which of the following is correct के अंदर एक ऑप्शन ये हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। So 6 की बात कर लेता हूँ। Now if we talk about 6th, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास if I have a particular Gaussian surface, जैसे अगर मैं इस वाले सिस्टम की बात करूँ, ये फिगर बना हुआ है हमारे पास, अगर मैं कहता हूँ कि इस पूरे सरफेस पे अभी के लिए क्या करते हैं हम लोग, अभी के लिए वी डिलीट दिस, ठीक है। तो अगर इस पूरे सरफेस के अंदर इफ आई से कि यहां पे इस चार्ज क्यू के कारण, इस चार्ज क्यू के कारण पूरे स्फीयर पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस नो, हाँ या ना? ठीक है भाई। अगर मैं यहां पे एक और चार्ज प्लेस कर दूं विच इज माइनस ऑफ क्यू, एक और चार्ज प्लेस कर दूं विच इज माइनस ऑफ क्यू, तो क्या नेट क्यू इन कितना हो जाएगा? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे इसको फटाफट, तो नेट क्यू इन हो जाएगा प्लस ऑफ क्यू माइनस ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? लेकिन क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों के कारण ऐसे काफी सारे पॉइंट्स होंगे जो इस गॉसियन सरफेस पे होंगे जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है 0 हो सकता है 0 ना हो। कहने का मतलब there could be a point such as this where the electric field is non-zero, but there are few points also on this where electric field is 0, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 भी हो सकती है फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, बट डेफिनेटली हर एक जगह पे 0 नहीं होगी, बट हाँ नेट फ्लक्स हर एक जगह पे 0 होगा, दिस इज फॉर श्योर बिकॉज क्यू इन की वैल्यू 0 आ रही है। क्या इतना समझ में आया? अच्छा, अगर इतना समझ में आ गया है तो इंप्लाइज व्हाट, फाई इज 0, फाई इज 0 but electric field is non-zero at all the points. अब मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पे 0 हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पे 0 होने का मतलब कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है।
इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पे जीरो होने का मतलब कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, और अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो क्यू इन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, देन क्या लिखेंगे हम, क्यू इन इज इक्वल टू जीरो implies phi is equal to 0। क्या आपको इतना एकदम क्लियर है? अगर इतना समझ में आ गया है तो यही तो पॉइंट लिखा है सिक्स्थ वाला, इन अ गॉसियन सरफेस phi is 0 does not imply equal to 0 but is equal to 0 implies phi is equal to 0। और इस पॉइंट को भी हमने काफी अच्छी तरीके से समझ लिया है। अगर आपको इतनी चीजें क्लियर है तो लेट अस मूव फॉरवर्ड और बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। इफ इन अ क्लोज्ड बॉडी, इफ a closed body not enclosing any charge, अगर एक closed body है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, is placed in an electric field either uniform or non-uniform, total flux linked with it will be zero। तो हमें कहा गया कि अगर मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर स्फीयर है, कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है, उसमें से जो नेट अंदर चार्ज रखा है वह जीरो है। यानी क्या बोला गया मुझे बोला गया कि इसमें क्यू इन की वैल्यू जीरो है, यानी फाई की वैल्यू क्या हो गई, फाई तो होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी यह भी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो हमें क्या बोला गया कि जो फ्लक्स एसोसिएटेड है दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद इट विल बी जीरो, तो यही तो बोला गया है, ये तो ऑब्वियस है, हमने भी गॉस लॉ से सीखा है कि अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा इनसाइड द पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस देन द फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट विल बी जीरो। अभी तो हमने गॉसियन सरफेस से किया, अब हम थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्फीयर की व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इस पर्टिकुलर स्फीयर में क्योंकि कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो जितनी फील्ड लाइंस घुसेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकल जाएंगी। यानी कि मैं कहूंगा कि फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू फील्ड लाइंस एग्जिट, यानी जितनी फील्ड लाइंस आई उतनी ही फील्ड लाइंस चली गई। तो लेट अस से दैट दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड एज माइनस ऑफ फाई नॉट एंड दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड एज प्लस ऑफ फाई नॉट। ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो फील्ड लाइंस घुसती हैं, एंटर होती हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन नेगेटिव, और जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड इन पॉजिटिव। और अगर मुझसे समवन आस्क्स मी फाई नेट की वैल्यू बताओ तो हम कहेंगे लेट अस ऐड दीस वैल्यूज बिकॉज़ दिस इज अ स्केलर और ये जीरो आ रहा है। देख लीजिए, ऑलरेडी हम गॉस लॉ से प्रूव कर चुके हैं, बट कॉमन सेंस से भी प्रूव करना जरूरी है कि कई बार क्या होता है जो चीज कॉमन सेंस से हो जाती है उसके लिए हम अपने अपने लॉस यूज करें। चलिए, अगर इतना पॉइंट समझ में आ चुका है तो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड पॉइंट 7। आगे बात करें, ठीक है, तो अब अगर मेरे को इस टाइप की सर्फेसेस दे दी गई, इस टाइप की सर्फेसेस दे दी गई, तो क्या बोला गया है, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन लिंक्ड विद द बॉडी विल बी दिस। ओके, सो इन सब के लिए लिंक्ड विद द बॉडी फ्लक्स की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। From this expression, it is clear that the flux linked with a closed body is independent of the shape and size of the body and position of charge inside the body। अब यह पॉइंट हम ऑलरेडी पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 के अंदर क्लियर कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो गॉसियन सरफेस का शेप है इससे मैटर नहीं करता फ्लक्स कितना है, चाहे इस तरीके का शेप हो, चाहे स्फीयर का शेप हो, चाहे इस सिलेंड्रिकल शेप हो, चाहे यह क्यूबिकल शेप हो, तो भाई कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्लक्स की वैल्यू है उनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या इससे पोजीशन का फर्क भी पड़ेगा? फॉर इंस्टेंस, अगर मैं इस क्यूब चार्ज को उठा के यहाँ पे लाके रख दूं, इसको उठा के यहाँ पे लेके आऊंगा, तब कोई फर्क पड़ेगा क्या? हम डिस्कस कर चुके हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही हैं इस क्यू से उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस से भी निकलेंगी, इसीलिए उसकी फ्लक्स की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, which is q upon epsilon naught। अगर इतना समझ में आ गया है तो let us move towards, so in the case of a closed symmetrical body with charge at its center, flux linked with each half will be, now this is important। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी सिमेट्रिकल है, जैसे कि पिछले केस में थी, अगर हम इस वाले केस की बात करें, अगर हम इस वाले केस की बात करें तो इस वाले केस में कोई अगर मुझसे पूछ ले कि भाई ठीक है, कंप्लीट स्फीयर के अगर मैं सेंटर पे रखता हूं तो कंप्लीट स्फीयर एक गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा और इस गॉसियन सरफेस के कारण जो फ्लक्स होगा दैट वुड बी इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कल से कोई मुझसे क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूछ ले कि इसको काट दिया, हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद इसके ऊपर वाली जो हेमिस्फीयर बनेगा उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है यह निकालना है आपको। तो अगर आपको बोला जाए कितना फ्लक्स पास हो रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं इस क्यू के टोटल मिला के जो फील्ड लाइंस निकल रही थी वो निकल रही थी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यस और नो। और अगर वह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल रही थी तो आधा ऊपर की तरफ जा रही थी, आधा नीचे की तरफ जा रही थी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही थी वो निकल रही थी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज पासिंग थ्रू द कंप्लीट गॉसियन सरफेस, जिसमें से आधी ऊपर जा रही थी, आधी नीचे जा रही थी। आधी का मतलब कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का आधा, यानी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर जा रही थी और Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे जा रही थी। और अगर कोई मुझसे पूछ रहे कि हेमिस्फेयर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें से फ्लक्स कितना पास होगा, तो हम बड़े आसानी से जवाब देंगे कि भाई बाय सिमेट्री दिस इज इक्वल टू स्मॉल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का आधा विच इज इक्वल टू q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको समझ में आई? ये तो मैंने वन बोल दिया। और सेम चीज यहां पर भी होगी, इज इक्वल टू q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे स्मॉल आएगा, आप थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं कि यार दोनों के दोनों को जब मैं ऐड करता हूं ना तो फाइनली मेरे पास जो ओरिजिनल गॉसियन सरफेस का जो फ्लक्स है वो निकल के आ जाएगा। क्या इतना समझ में आया? क्या वी कैन डू द सेम थिंग फॉर दिस फिगर इन सी? हम कह सकते हैं कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर का आधे पोर्शन के ऊपर वाला और आधे पोर्शन के नीचे वाला जो हिस्सा है वह क्या होगा, वह फ्लक्स होगा। तो जितना ऊपर जाएगा फ्लक्स उतना ही नीचे जाएगा। फ्लक्स ना बोल के मैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोलूं चलेगा? ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी ऊपर जा रही है उतनी नीचे जा रही है। टोटल कितनी है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऊपर कितनी जा रही है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का आधा, और नीचे कितनी जा रही है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का फिर से आधा। तो ऊपर कितनी गई बेसिकली हम कहेंगे, अच्छा स्मॉल q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में से कितना? स्मॉल q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको इतना समझ में आ गया है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो लेट अस टॉक अबाउट पॉइंट 4। पॉइंट 4 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सेंटर पे रखा हुआ है, कुछ बोला नहीं गया। तो हमें जो पॉइंट में कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था? सो इन द केस ऑफ अ क्लोज सिमेट्रिकल बॉडी विद चार्ज एट इट्स सेंटर, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच हाफ विल बी। तो हमें क्या बोला गया कि ईच हाफ के अंदर जो फ्लक्स लिंक्ड है दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। एंड द सिमेट्रिकल क्लोज्ड बॉडी हैज इन आइडेंटिकल फेसेस विद पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस विल बी। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया कि अगर आपके पास एक सिमेट्रिकल बॉडी है जिसके एन साइडेड फेसेस हैं और वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसे हो रखे हैं, तो बताओ एक साइड से कितना फेस पास होगा? टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय एन। इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल करते हैं हम लोग कहते हैं कि लेट अस से कि we have a cube. Let us say we have a cube. अब इस क्यूब की कितनी साइड्स हैं? Of course आपको दिख रही है 1 2 3 और पीछे ही 3 भी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज रखा कैपिटल Q, इसके एग्जैक्टली सेंटर पे रखा मैंने। तो क्या मैं कह सकता हूँ इससे जो फ्लक्स एसोसिएटेड है दैट वुड बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आई कैन से जो फ्लक्स एसोसिएटेड है दैट वुड बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? अब टोटल कितनी साइड्स है? टोटल है 6 साइड्स। तो क्या डिवाइडेड बाय 6 कर दूं मैं? एक साइड का और ये बेसिकली है क्या? टोटल थी 6 साइड, तो एक साइड में से कितना हो गया? 5 बाय n यानी 5 बाय 6 यानी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। और यही तो लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए। इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलते हैं गॉस लॉ इज अ पावरफुल टूल फॉर कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन केस ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करी थी काफी सारी इंटीग्रेशन की मदद से, काफी सारी कैलकुलेशंस की मदद से, बट यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ की मदद से अगर इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एज एन एग्जांपल कंसीडर द केस ऑफ अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग अ चार्ज डेंसिटी sigma. To calculate E at a point P close to it, consider a Gaussian surface in the form of a pillbox of cross section as shown in the figure. ठीक है, तो हमें क्या बोला गया कि एक शीट ऑफ चार्ज कंसीडर कर लो जिसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज गिवन बाय सिग्मा। सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा इज किस टाइप की चार्ज डेंसिटी है? 3 तरह की चार्ज डेंसिटी पढ़ी हम लोगों ने, एक है लीनियर, एक है सरफेस, एक है वॉल्यूम। तो ये सरफेस वाली चार्ज डेंसिटी है। सिमिलरली यहाँ पे एक पिल बॉक्स है, यहाँ पर भी आपको बोल दिया गया कि चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो चलिए इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा एस। अब ये कैसे लिखा हमने? अगर हम कहते हैं ये जो पर्टिकुलर सरफेस है दैट इज इक्वल टू एस, ये जो पर्टिकुलर सरफेस है दैट इज इक्वल टू एस, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो टोटल चार्ज डेंसिटी है दैट इज गिवन एज सिग्मा। तो जो चार्ज एनक्लोज्ड हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में वो हो जाएगा Q in इज इक्वल टू कितना? बताइए भाई, क्या आपको इतना समझ में आया कि Q in इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस? अगर ये समझ में आ गया तो यहां पर भी तो वही होने वाला है, यहां पर भी तो वही होने वाला है।
तो यहां पर भी क्या क्यू इन इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एस। अगर आपको इतना समझ में आ चुका है तो हम कहेंगे कि एक बात दिमाग से थोड़ा सोच के देखें, तो इसकी जो कर्व्ड सर्फेसेस हैं उन कर्व्ड सर्फेसेस के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कर्व्ड सर्फेसेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे है। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कहें इस कर्व्ड सरफेस से पास हो रहा होगा उसकी वैल्यू होगी 0। तो द ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच इज पासिंग टू द सरफेस वो होगी एक तो इस वाली सरफेस के और एक इस वाली सरफेस के। और यह कितनी होगी कोई बता सकता है? बिल्कुल बता सकते हैं। हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो क्या हम कहेंगे कि जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। करेक्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, कितनी दूरी पे? कुछ दूरी भी नहीं दे रखी हमें, नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और ds वेक्टर। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ई तो बाहर निकाल लेते हैं और ds की जगह पे क्या लिखेंगे भाई? s। अब ये तो एक सरफेस है, ऐसी दो हैं, ऐसी दो सरफेसेस हैं, तो क्या हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स es और हमारे पास गॉस लॉ से फ्लक्स की वैल्यू आई qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे कैसे एक्सप्लेन कर रखा है। तो हमें यहाँ पे बोला देखो 2es आ गई और गॉस लॉ से qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो इसी चीज को हमने सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी थी विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन और फिर जाके हमारा सॉल्व हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम लोग। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज इफ e is equal to 0, phi is equal to this much is equal to 0, so q is equal to 0। अच्छा, अगर हमसे कह दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पर्टिकुलर चार्ज, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस है, फॉर इंस्टेंस डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस है, इन सभी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 हो सकती है? सिर्फ तभी 0 हो सकती है जब इसमें q इन की वैल्यू 0 हो। कब हो सकती है? जब q इन की वैल्यू 0 हो। तो नॉर्मल सी बात है, जब e 0 है तो e डॉट ds यानी 0 डॉट समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा और इसीलिए क्या q भी 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब बात करते हैं 10th वाले की। तो 10th वाले के अंदर क्या बोला है? इफ q इज इक्वल टू 0, e डॉट ds इज इक्वल टू 0, सो e may or may not be 0। आई थिंक ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो 9th, सो ये तो हो गया हमारा 9th वाला। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 10th वाला। 10th वाला क्या कहता है कि अगर चार्ज एनक्लोज 0 है, कब हो सकता है ऐसा? प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस 2q माइनस क्यू माइनस क्यू, प्लस 4q प्लस 6q माइनस ऑफ 10q। अब आप देख सकते हैं मैं जो तीनों डायग्राम्स बनाए हैं, इन तीनों डायग्राम्स में q इन की वैल्यू, q इन की वैल्यू, q इन की वैल्यू सब में क्या आ गई? सब में आ गई 0। तो q इन की वैल्यू सब में 0 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सभी में फ्लक्स 0 है बिकॉज q इन 0 है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ सारे के सारे फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? सारे के सारे फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अगर यहां पे सब कुछ 0 तो q इन व्हिच इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से भी जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास जो वैल्यू बन जाती है kq अपॉन r स्क्वायर, ये अब क्योंकि स्मॉल r और कैपिटल R बराबर है तो kq अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आ गया है। इतना समझ में आ गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो यही बन रहा है जो हमने सॉल्व किया। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब एक और केस जो है वो है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो इस केस में क्या होगा? अब ये तो हो गया हमारा स्फीयर, फॉर इंस्टेंस ये तो हो गया हमारा स्फीयर। अब जो गॉसियन सरफेस बना रहे हैं हम लोग वो इसके अंदर बनाएंगे। ठीक है, और पॉजिटिव चार्जेस या जो भी चार्जेस हैं वो इसके ऊपर है। वो कहाँ है? इसके ऊपर है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये है स्मॉल r और इसकी बात करें तो ये है कैपिटल R। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई सर इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds इज इक्वल टू q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना समझ में आया? अगर आ गया है तो q इन की वैल्यू कितनी है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्जेस ही नहीं है क्योंकि सारे के सारे चार्जेस कहां पर है? पेरिफेरी पे, एट
कैपिटल आर। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या आपको तो समझ में आया? सो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू 0 इनसाइड के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हेन a solid non-conducting sphere is having some charges, और इस केस में वापस से जैसा हमने पहले किया था r greater than r, r is equal to capital R and r is equal to less than capital R, उस केस में हम लोग चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यह फिर से मेरे पास एक चार्ज है, ऑफ कोर्स इसके अंदर भी चार्जेस हैं, प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमें, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले हम बात करेंगे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी गॉसियन सरफेस क्या है, बाहर बना रखी है। तो क्या सारा का सारा चार्ज इज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, तो हम आसानी से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये जो चार्ज एनक्लोज्ड है इसको मैंने क्या किया, स्मॉल के बराबर कर दिया। करेक्ट, अगर यहां तक सब कुछ सही है तो E इंटू 4πr², 4πr² क्या है, 4πr² है गॉसियन सरफेस का एरिया। इसको सॉल्व किया तो EP इज इक्वल टू KQ/r²। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो देखिए सेम चीज यहां पर भी हो जाएगी, व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। बदलेगा कहां, बदलेगा वहां पे जहां पे जो हम गॉसियन सरफेस है वो स्फीयर के अंदर ले लेते हैं, और उस चीज को अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए कुछ इस तरह का फिगर दिख रहा है। अब मैं कह सकता हूं कि चीजें बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी, हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस के अंदर सपोज Qn है। ठीक है, अब यह Qn की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट अस से कि अभी तक जो हमें टोटल चार्ज बोल रखा था वो बोल रखा था स्मॉल q, तो स्मॉल q अपॉन कितना वॉल्यूम है इसका, 4/3 पाई r3, और कितना वॉल्यूम है मेरी गॉसियन सरफेस का, स्मॉल r है ना, सो 4/3 पाई स्मॉल r3, यानी क्या मैं कह सकता हूं दिस इज q इंटू स्मॉल r3 अपॉन कैपिटल R3 इज इक्वल टू Qn। क्या आपको इतना समझ आया? अगर आपको इतना समझ में आ चुका है, अगर आपको इतना एकदम क्लियर है, सो कैन आई राइट डाउन कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ मैं कुछ चीजें बड़ी आसानी से लिख सकता हूं, एंड ऑफ दोस वन ऑफ देम आर कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds is equal to Qn upon epsilon naught, where Qn represents Q into small r cube अपॉन कैपिटल R क्यूब, और यहां पे क्या लिखेंगे, E इंटू 4πr²। आई कैन इजीली कैंसिल आउट r² एंड फाइनली राइट डाउन, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, सो फाइनली आई कैन राइट डाउन कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी क्या लिखेंगे भाई, KQ/r अपॉन r3, या फिर अगर मैं इसको 1/4πε0 के टर्म्स में लिखना चाहूं, सो 4πε0 r³ इंटू स्मॉल q इंटू r। ये आ गई मेरे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों ही फॉर्म्स सही हैं, एक के अंदर हमने k की वैल्यू पुटअप कर दी, दूसरे में k की वैल्यू नहीं पुटअप करी। आई होप इतना समझ में आ गया। यहाँ पर भी वही सब करा गया है, तो इस स्टेप तक तो ये लोग अप्लाई ही कर रहे हैं किस चीज को, हमने जो यहाँ तक किया है। ठीक है, ये Q इनकी वैल्यू भी डाली इसमें। उसके बाद इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यह जो एक्सप्रेशन है यही हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल दिया है। ठीक है, KQ/r अपॉन R3, और यहां पर भी KQ/r अपॉन R3 आया। तो फाइनली इस तरीके से सॉल्व करके वी हैव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अगर आपको पता हो तो बहुत मेहनत करके निकाला था हमने वो सब चीजें, यहां पे देखते हैं क्या उतनी ही मेहनत लगती है या कुछ आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर यह एक लाइन चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज लैम्डा, तो क्या मैं कह सकता हूं इस पे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे वो बाहर की तरफ निकलेंगे, यानी फ्लैट सरफेसेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू 0। तो कौन सी सरफेस से बचेगा, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर कर्व्ड सरफेस से बचेगा, और कर्व्ड सरफेस से हर एक जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो एरिया वेक्टर का एंगल होगा दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू तो भाई 1 आ जाएगी। ठीक है, तो वहां पर भी यही किया, देखो एक सरफेस 1 ली, फिर 2 ली, फिर 3 ली। 1 2 3 क्या है बच्चों, सो इस सरफेस को इन्होंने शायद 1 बोला है, इस सरफेस को इन्होंने हाँ करेक्ट 2 बोला है, और एक इसको 3 बोला है। तो मुझे पता है 1 और 2 से तो 0 आएगा, तो देख लीजिए यहां पर भी सेम लॉजिक लगाया है, यहां पर भी सेम लॉजिक लगाया है, तो 1 से भी 0
और 2 से भी 0, तो बचता कौन सा है, थर्ड सरफेस। थर्ड सरफेस के लिए क्या लिखेंगे, E इंटू गॉसियन सरफेस कितना है 2πr इंटू एल लिख दिया, इज इक्वल टू, तो चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ही चार्ज एनक्लोज कितना है, अरे भाई लैम्डा पर यूनिट लेंथ है और लेंथ कितनी है लैम्डा इंटू एल। सो क्या यहाँ पे इस क्यू की वैल्यू आ जानी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, लैम्डा इंटू एल। देखते हैं, तो यहाँ पे E इंटू 2πrl, देख लीजिए L से L खत्म, सो व्हाट डू वी हैव E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π epsilon naught r. So this is the value of electric field at a distance of r, that is at a distance of r, जो कि हमारी गॉसियन सरफेस की रेडियस है on the surface। ठीक है, देख लीजिए क्या यही हमारे पास आया है, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन बन गया है। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम गॉस लॉ की मदद से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री, लेकिन अगर यहीं पे हम इंटीग्रेशन पे जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। सो फाइनली बात करते हैं चार्ज सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे एक छोटे से लाइन चार्ज की जगह पे एक मोटा सा सिलेंड्रिकल चार्ज कंडक्टर दे दिया जाए और फिर बोला जाए बताओ कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे, बाहर, अंदर और सरफेस पे, तो क्या मैं कह सकता हूं इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले क्या बोला गया, एट एन आउटसाइड पॉइंट। तो जब मैं बाहर की बात कर रहा हूं तो बाहर वाले केस के अंदर हम कहेंगे लेट अस से दैट दिस इज आर, और हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ जा रही है, तो यदि फ्लैट सर्फेसेस यानी इस वाली गॉसियन सरफेस के कारण 0, इस वाली गॉसियन सरफेस के कारण फिर से 0, तो बचेगा क्या, फ्लैट सरफेस ही बचने वाला है इस बार भी, तो फ्लैट सरफेस बचेगी और मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू एल। तो क्या करेंगे हम लोग कहेंगे कि जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो है लैम्डा इंटू एल, या अगर हम चाहें, चलिए ठीक है लैम्डा ही रखते हैं बस के अंदर, सो लैम्डा इंटू एल, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका एरिया व्हिच इज 2πrl। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बताइए क्या इतना क्लियर है, अगर इतना क्लियर है तो क्या यहाँ पर भी वही लिखा है। अब इसको मैं किसी इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, सो 2k लैम्डा अपॉन r, इट इज वन एंड द सेम थिंग, k की वैल्यू पुट अप करिए और k की वैल्यू नहीं पुट अप करिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तो समझ में आ गया। सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल r रख दो तो 2k लैम्डा बाय कैपिटल R हो जाएगा। अब जब मैं बात करता हूँ इनसाइड की, तो अब यहाँ पे इनसाइड थोड़ा डाइसी है, ध्यान रखना। तो जब मैं बात करूंगा इनसाइड की, तो क्या इनसाइड वाले केस में एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाने वाला हूं, ठीक है भाई। तो अगर इनसाइड के सरफेस पे एक ऐसा गॉसियन सरफेस बना रहा हूं तो एक काम करते हैं हम लोग, सो मैं क्या कहता हूं एग्जैक्टली एल लेंथ का इसे थोड़ा सा पतला बनाता हूं, ठीक है ना। सो कहना इसे कि इस बार जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, सोच के देखिए जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो कैसे निकालेंगे। इस बार जो गॉसियन सरफेस है हमारी वो क्या है, आर रेडियस की है, सो क्या ये वाली वैल्यू स्मॉल आर है इस बार, करेक्ट। तो कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा, अब दैट इज इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैं बात करता हूं क्यू एन की, तो वो होगा लैम्डा अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर, सॉरी पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल। क्या इतना समझ में आया क्या? अगर इतना समझ में आ गया तो ये तो आया क्यू इन, क्यू इन में से कुछ कट जाएगा क्या, कैंसिल आउट होगा बिल्कुल, लैम्डा इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज क्यू इन। अब लेट अस अप्लाई द गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए क्योंकि सिमेट्रिकल हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। सो कैन आई से E इंटू 2π small r into L is equal to lambda into r square into L upon capital R square। बताइए भाई क्या इतना समझ में आया। अब यहां से क्या RL, एक R और एक L कट जाएगा, so what do I get, E is equal to lambda into R upon 2π epsilon naught into R square। देख लीजिए
डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो बाहर की तरफ, नेगेटिवली चार्ज है तो अंदर की तरफ। तो चाहे तो हम इसको आर कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वो इतना नेसेसरी नहीं है। आपको ये कैलकुलेशंस कैसे करी है, क्या लॉ अप्लाई किया है, वो सब समझ में आना चाहिए। सो आई होप each and everything is understood to you and you have understood the complete lecture. So we will meet in the next lecture. Thank you.